नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का किया उद्घाटन। भारत में तेजी के साथ डिजिटल क्रांति का लिखा जा रहा है अगला अध्याय। प्रदेश को मिली एक और उपलब्धि, जल के क्षेत्र में उमाशंकर पांडे, शिक्षा के क्षेत्र में राधा चरण गुप्ता और नक्काशी के क्षेत्र में दिलशाद हुसैन को मिला पद्मश्री पुरस्कार। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए जोर शोर से मनाया गया जल संरक्षण दिवस। जल शक्ति मंत्री से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने दिया जल बचाने का संदेश। और आज की जा रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम में केंद्रीय मंत्री ने किया श्रद्धालुओं के लिए वाहन सेवा का उद्घाटन। मां के मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पिछले साल दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट करने के बाद अब भारत 6G सेवा लॉन्च करने की कवायद में जुड़ गया है। बुधवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G दृष्टिपत्र भी दुनिया के सामने पेश कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह भारत में जोर शोर से हो रही डिजिटल क्रांति का अगला अध्याय है। नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन तकनीक की दुनिया में भारत ने एक और छलांग की तैयारी कर ली है। 5G के बाद भारत अब 6G रोल आउट की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहा है। बुधवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया, तो इस मौके पर उन्होंने भारत 6G पर दृष्टिपत्र का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले चरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। सिर्फ 120 दिन में 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग 350 जिलों में आज 5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। पीएम मोदी ने 6G अनुसंधान एवं विकास परीक्षण केंद्र का शुभारंभ भी किया। ये देश में नवाचार, क्षमता निर्माण और तेजी से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक वातावरण को सक्षम बनाएगा। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नए साल के पहले दिन टेलीकॉम, ICT और इससे जुड़े इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। ग्लोबल साउथ की खास जरूरतों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, डिजाइन,
और स्टैंडर्ड्स की भूमिका बहुत अहम है। ग्लोबल साउथ अब टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को भी तेजी से ब्रीच करने में जुटा है। ITU का ये एरिया ऑफिस एवं इनोवेशन सेंटर इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं ग्लोबल साउथ में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी के निर्माण को लेकर भारत के प्रयासों को भी ये अत्यंत गतिदायक और गति देने वाला होगा। इससे साउथ एशियाई देशों में ICT सेक्टर में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में टेलीकॉम तकनीक केवल शक्ति पाने का साधन नहीं है, बल्कि लोगों को सशक्त बनाने का एक मिशन है। आज डिजिटल तकनीक की पहुंच भारत में हर जगह है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कॉल बिफोर यू डिग ऐप का भी शुभारंभ किया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिगिंग का काम होता है, उससे अक्सर टेलीकॉम नेटवर्क को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस नए ऐप से खुदाई करने वाली एजेंसियां और जिनका अंडरग्राउंड एसेट है, उन विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा। इससे नुकसान भी कम होगा और लोगों को होने वाली परेशानियां भी कम होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। 4G और उससे पहले भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूजर था, कंज्यूमर था, लेकिन अब भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत के विकास की इस रफ्तार को देखकर कहा जा सकता है कि ये डिकेड भारत का टेकेड है। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कल पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री MS कृष्णा और कुमार मंगलम बिरला को पद्म पुरस्कार भेंट किए। MS कृष्णा को पद्म विभूषण शैली में पुरस्कार दिए गए। ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुमार मंगलम बिरला को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जाने माने उद्योगपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने वास्तुकला के लिए प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को भी पद्म विभूषण प्रदान किया गया। सुमन कल्याणपुर ने अपने 4 दशक के करियर के दौरान हिंदी, मराठी और 11 अन्य भाषाओं में अनगिनत हिट गानों को अपनी आवाज दी है। कल राष्ट्रपति भवन में जब पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, तब उत्तर प्रदेश में एक और उपलब्धि अपने खाते में दर्ज की। कल राष्ट्रपति भवन में दिलशाद हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं और पीतल पर नक्काशी करते हैं। इन्हें उस्ताद और शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा परिवार पीतल पर नक्काशी का ही काम करता है। मुरादाबाद के तमाम नए कारीगरों को भी ये नक्काशी सिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनकी नक्काशी किए हुए कई मटके और बने हुए सामान पसंद आए थे, जिन्हें विदेशों में भेजा गया। नक्काशी की कारीगरी में बहुत कम लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसको लेकर स्थानीय कारीगर भी बहुत खुश हैं। श्री दिलशाद हुसैन शिल्पकला। पद्म श्री जो हमें मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक दस्तकार, टाट पे बैठने वाला, और अल्लाह ने उसे इस हद तक पहुंचाया जिसमें सरकार का भी बहुत सहयोग रहा है,
मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर से मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी स्टॉल पर आए और हमारे प्रोजेक्ट देखे। हमारे स्टॉल पे एक मटका रखा था, प्रधानमंत्री जी को पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई। घर में तो हुई, मोहल्ले में भी बहुत खुशी महसूस करी गई। आरडी यूनियन में बहुत खुशी हुई कि हमारी कला प्रधानमंत्री जी जर्मन लेके जाएंगे, गिफ्ट देंगे, बहुत अच्छा लगा। कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के 37वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नवनिर्मित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जल भरो कार्यक्रम के साथ किया। राज्यपाल ने मेधावी छात्र छात्राओं को कुलाधिपति स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित कर कुल 51 पदक प्रदान किए। कार्यक्रम में परिषदीय विद्यालय के कक्षा 5 से 8 तक के 30 स्कूली बच्चों को 25 आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों को शिक्षा से सेवा का संदेश देते हुए समाज उत्थान की दिशा में बेहतर कार्य करके जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, जो मेडल नहीं हासिल कर सके वो भी निराश ना हो, जीवन में हर दिन बेहतर कार्य करने का संकल्प लें और अधिक से अधिक श्रम करें। राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि डिग्री तभी सार्थक है जब आप समाज के विकास के लिए काम करेंगे। देश जनमानस को जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करने को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया जाना है। जन सहभागिता के बिना जल संकट से निपटना असंभव है। केवल सरकारी योजनाएं बनाने से समाधान नहीं निकल सकता। समाधान तभी निकलेगा जब हर व्यक्ति जल संकट और इसके दुष्परिणामों से अवगत हो। मेरठ से प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय की दूरी काफी है, पर अब ये दूरी लोगों को न्याय मिलने में बाधा नहीं डालेगी। अब इस दूरी का समाधान होने वाला है। उच्च न्यायालय में किसी पेशी, बहस या याचिका दाखिल करने के लिए प्रयागराज जाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। मेरठ में रहकर ही आप पेश कर सकेंगे उसे और अधिवक्ता मुकदमे में बहस भी कर सकेंगे। उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाले अधिकांश वाद यहीं रहकर ही दाखिल किए जा सकेंगे। ई फाइलिंग केंद्र से देश भर में बनने जा रहे 4400 से अधिक ई फाइलिंग केंद्र में से एक केंद्र मेरठ में भी बनेगा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ई फाइलिंग केंद्र स्थापित कराने के लिए पत्र लिखा है। मेरठ स्थित आवास पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने दिल्ली जाकर इस विषय में कानून मंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और आग्रह किया है कि मेरठ में जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाए। सस्ता और सुलभ न्याय और वादकारी का हित सर्वोच्च के सिद्धांत के अंतर्गत भारत सरकार ने ई फाइलिंग व्यवस्था को लागू किया है। 4400 ई फाइलिंग सेंटर बनाने की भारत सरकार ने निर्णय लिया, उसके लिए पैसा जारी कर रही है और इस ई फाइलिंग व्यवस्था में सारी नेट कनेक्शन, कंप्यूटर सब रहेगा। व्यक्ति को यहीं से अपना केस को लड़ने की सब सुविधा प्राप्त होगी। देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनमें 788 जिले हैं, यानी एक जिले में 5 ई फाइलिंग केंद्र तो मिनिमम आएंगे। 5.6 समथिंग आ रहा है, लेकिन 5 तो आएंगे। ये व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों की सहमति प्राप्त होते लागू हो जाएगी और इसके लागू होने का लाभ होगा गांव में बैठा हुआ, शहरों में बैठा हुआ गरीब आदमी, जिसको ये नहीं पता होता था कि उसके मुकदमे की क्या स्थिति है, वो यहां से बैठकर जानकारी कर सकेगा। आगरा में सहकारी समितियों के सभापति और उप सभापति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। आगरा महानगर से संबंधित सहकारी समिति के चुनाव में सभी 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है। एतमादपुर विधानसभा के भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह के आवास राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि 15 में से 14 साधन सहकारी समितियों पर निर्विरोध और एक सीट पर हुए चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर एक बड़ा इतिहास लिख दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। उन्होंने कहा
कहा कि अमित शाह चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में सहकारिता आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रहा है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी कोऑपरेटिव मूवमेंट चले। इससे किसानों को बीज, बैंक लोन, फर्टिलाइजर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। सहकारिता आंदोलन से महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बदला है। पहली बार हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बना है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि एक तरफ हमारे बहुत बड़े नेता अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो दूसरा विभाग चुना उसके साथ वो कोई भी विभाग बड़ा उनके साथ हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोऑपरेटिव के मिनिस्टर। कैसा लगता है जब अमित शाह जी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री लिखा होता है, क्योंकि वो सहकारिता मूवमेंट से निकल के आए हैं। अब माननीय अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में सहकारिता आंदोलन बहुत तीव्र गति से रहा है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट पर कोऑपरेटिव मूवमेंट चले, जिससे किसानों को बीज है या बैंक लोन है अथवा उनको फर्टिलाइजर है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। हमारे यहाँ 15 सोसाइटी हैं, 15 में से 14 सोसाइटी पर निर्विरोध चुनाव हुआ और 15 के 15 लोगों भारतीय जनता पार्टी इस सहयोग से जीते। और हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 15 से जो 15 थी 15 में ही 15 पे भारतीय जनता पार्टी को विजय। और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा गौरव, हमारी शान, हमारे पद, ऐसे नायाब रत्न जिनसे रोशन है देश का कण कण। जन साधारण जिनके असाधारण कार्यों को मिल रही है पहचान। देखिए डीडी न्यूज पर ये विशेष श्रृंखला हमारे पद, रविवार रात 9:30। विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री विश्वेश्वर टूडो और प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे। वर्चुअल माध्यम से 50,000 छात्र और नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सभी ने मिलकर जल की एक एक बूंद को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से 50,000 छात्र और नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन में बेहतर काम करने वाली कहानियों की ई फ्लिप बुक जारी की गई। ओडिशा के बुलांगीर, हरियाणा के झज्जर, राजस्थान के छोटा उदयपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और बीजापुर के जिला प्रशासकों ने जल संरक्षण के अनुभवों को साझा किया। बाड़मेर और विजयपुरा में वर्चुअल तरीके से पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आज का दिन जल संरक्षण का संकल्प लेने का दिन है। आज का दिन संकल्प का दिन है। बाकी समय तो हम चर्चाएं करते हैं, चिंता बताते हैं, समाधान भी बताते हैं, लेकिन शायद पालन करने का संकल्प नहीं ले पाते। तो मेरी पहली प्रार्थना होगी कि आज के दिन जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं वो स्वयं संकल्प लें और फिर अन्य लोगों को प्रेरित करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जल के प्रति सिर्फ चिंता व्यक्त नहीं की। एक तरफ जल जीवन मिशन के नाम पर हर घर जल देकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में पानी देने का संकल्प पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के साथ मिलकर प्रसार भारती के महत्वपूर्ण संस्थान दूरदर्शन ने एनिमेटेड कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार की है, जिसमें NWM का शुभंकर पीकू बच्चों को जल संरक्षण के प्रयासों की जानकारी देगा। साथ ही बच्चों में जल संरक्षण की अलग भी जगाएगा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा कि जल संरक्षण के अभियान में सभी को मिलकर भागीदारी देनी होगी और देश को जल उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाना होगा। एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, मोटर चलता ही लेकिन वेस्टेज भी होता है। जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा भी पानी जाता है खेती में।
इसलिए जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगा तब तक ये जो प्रधानमंत्री का आग्रह है कि जो जल संकट चाहे दुनिया में कहाँ हो या ना हो, लेकिन हमारा देश में ये जल संकट कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जल मिशन पूरे देश में बरसात से पहले वर्षा जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण तैयारियों को पूरा करने के उद्देश्य से कैच द रेन का आयोजन करता है। इसके तहत 60,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। कल विश्व जल दिवस के अवसर पर बाराबंकी जिले में आयोजित जल जागरूकता कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल संरक्षण के प्रति लोगों को शपथ दिलवाई। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि हम सब मिलकर जल को बचाएं। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और जीवन के लिए जल सबसे अनमोल है। पानी नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं बचेगा, इसलिए जल बचाना हमारा दायित्व है। उन्होंने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का भी नारा दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल से राज्य के सभी जिलों में होने वाले जल जागरूकता कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को जल संरक्षण के लिए गंभीर होना होगा। जल स्रोतों को बचाने का प्रयास होना है, जिससे आने वाले जल संकट से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि 2024 तक देश के सभी घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने लिया है और सभी के घरों में शुद्ध और स्वच्छ पानी पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। करूंगा क्या जल संचय और जल संरक्षण का यह अभियान जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस पुनीत यज्ञ में समाज के सभी लोगों की भूमिका है और सभी समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, तभी जल का संरक्षण होगा, जल को हम बचा पाएंगे। स्वप्रेरित सतत कर्मयोगियों की तरह, जैसे प्रभु राम के लिए गिलहरी ने जैसा काम किया, तो हम सब भी समाज के सभी लोग एक गिलहरी के रूप में काम करना है और जल का संरक्षण करना है। ये पुनीत कार्य है, इसलिए हम सभी मित्रों को आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो उनका सपना है वो हमें साकार करना है। बुंदेलखंड ने पानी का संकट देखा है और पानी बचाना उनके जीवन के हिस्से में शामिल है। कल विश्व जल दिवस के अवसर पर सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, इसके लिए जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम एक्सेलरेटिंग द चेंज, सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस है। चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों ने स्थानीय निवासियों और साधु संतों के साथ मंदाकिनी नदी की सफाई की। इस अवसर पर लोगों को अपने जल स्रोतों को बचाए रखने का संदेश भी दिया गया। चित्रकूट जिले सहित बुंदेलखंड के कई हिस्सों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का काम जारी है। लोगों से अटल भूजल योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ जो पवित्र जो मंदाकिनी है, इसमें बहुत सारी गंदगी लोग फैलाते हैं, जो हमारे लिए ये एक माँ गंगा के समान है। हमारे लिए जल एक अमृत के समान है और हमको ये आज इसकी सफाई करने हैं। और जल हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे स्वच्छ रहने के लिए। जल तो स्वच्छ चाहिए, लेकिन हम जल को दूषित कर देंगे और दूषित जल करेंगे तो स्वच्छ जल कैसे मिलेगा। इसलिए हमको आसपास जहाँ भी रहें हम उस जल को स्वच्छ रखें और अधिक से अधिक जल का बचाव करें। जल जब बचा करके रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को जल दे पाएंगे। और स्वच्छ जल रहेगा तभी हमारी शरीर स्वस्थ रहेगी, और जब शरीर स्वस्थ रहेगी तभी हम अच्छा सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे। जल की स्वच्छता हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम जीवन चाहते हैं तो हमें जल को स्वच्छ रखना होगा। बिना स्वच्छ जल के हमारा जीवन संभावित नहीं हो सकता। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देशांतर रेखा पर सेल्फी पॉइंट का भी शुभारंभ किया है। देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जानना चाहते हैं, वो लोग यहां आकर सेल्फी पॉइंट का आनंद ले सकते हैं। ये देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो सेल्फी को यादगार बनाएगी। विंध्याचल कॉरिडोर का काम भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। माता रानी के दर्शन करने वाले लोग नवरात्र के अवसर पर अधिक संख्या में यहां आते हैं। इनको सुविधा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक कार और बस सेवा का शुभारंभ किया गया है।
कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार हमारे कॉरिडोर का विकास कार्य बहुत जल्दी जो पूरा होने वाला है। और त्रिकोण दर्शन के लिए खास तौर से जो देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और दर्शनार्थी बड़ी संख्या पे यहाँ पर आते हैं, खास करके अभी नवरात्र है, बड़ी संख्या में आएंगे, आप सब जानते हैं। तो दर्शन करने में सहूलियत हो उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक बस सेवा निःशुल्क प्रारंभ की है CSR फंड से, और इसके साथ साथ हमने कुछ कार्ड्स भी यहाँ पर संचालित किए हैं जो मुख्य रूप से जो वरिष्ठ जन है या जो दिव्यांग जन है या ऐसा कोई भी दर्शनार्थी, ऐसा कोई भी श्रद्धालु जिसको चलने फिरने में असुविधा है, उनके लिए ये कार्ड्स और ये इलेक्ट्रिक बस बहुत ही सुविधाजनक साबित होंगे। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने कल नव संवत्सर 2080 और नवरात्र के पावन पर्व की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग भाग्यशाली हैं जिन्होंने सनातन धर्म की पावन संस्कृति में जन्म लिया है। नववर्ष मेला समिति के तत्वावधान में आयोजित नववर्ष मेला समारोह में उपस्थित होकर उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। साधु संतों की उपस्थिति में नववर्ष का स्वागत किया गया। मां भगवती से देश और प्रदेश से सुख शांति और अमन चैन की कामना की गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सांसद हेमा मालिनी ने इस अवसर पर कहा कि पश्चिमी सभ्यता और उसकी विचारधारा से युवा अपनी विचारधारा में वापस आए, जहां उन्हें शांति के साथ साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। नवरात्र के प्रथम दिन विंध्याचल धाम से महिला पुलिस की एक टीम के द्वारा महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई है। ये रैली जब भदोही जनपद के गोपीगंज में पहुंची तो पुलिस के अधिकारियों ने महिला पुलिस कर्मियों का स्वागत किया। ये रैली प्रयागराज होते हुए अन्य क्षेत्रों में जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई है। महिलाएं स्वयं सशक्त हों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, इसी उद्देश्य से ये रैली निकालकर अन्य महिलाओं को भी जागरूक किया गया है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो आज रैली निकली है, ये मां विंध्यवासिनी दरबार से निकली है। मिर्जापुर की ये पूरी महिला है हमारी, और ये भदोही होते हुए हम प्रयागराज जाएंगे और इस रैली का वहीं पे हमारा कारवां रुकेगा। उसके बाद में फिर वहां से आगे की कार्रवाई प्रयागराज करेगा। और सिर्फ इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं हमारी आगे बढ़े। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का किया उद्घाटन। भारत में तेजी के साथ डिजिटल क्रांति का लिखा जा रहा है अगला अध्याय। प्रदेश को मिली एक और उपलब्धि, जल के क्षेत्र में उमाशंकर पांडे, शिक्षा के क्षेत्र में राधा चरण गुप्ता और नक्काशी के क्षेत्र में दिलशाद हुसैन को मिला पद्मश्री पुरस्कार। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए जोर शोर से मनाया गया जल संरक्षण दिवस। जल शक्ति मंत्री से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने दिया जल बचाने का संदेश। और आज की जा रही है मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम में केंद्रीय मंत्री ने किया श्रद्धालुओं के लिए वाहन सेवा का उद्घाटन। मां के मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तो 10 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।